हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ठाकर क्लासेस। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल में मैं डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि आपके पास में भी तीन अपॉर्चुनिटीज, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आप सबको पता होगा यूपीपीसीएल TG2 की आप सबने फॉर्म भरा के रखा ही होगा, DIDO उसका ही फॉर्म भर लिया होगा, और साथ ही अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है अपनी कौन सी, मध्य प्रदेश वाले जितने भी बंदे हैं ना उनके लिए स्पेशली MPTO मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी, या फिर आप बोल सकते हैं मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी साथियों, आप सबको पता होगा, आप सब अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हो डेस्कटॉप पे पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना, स्टार संयोजन में VL मतलब कि लाइन वोल्टेज और VP मतलब कि फेज वोल्टेज में क्या संबंध होता है, या फिर इनके बीच में क्या संबंध दर्शाया जाता है, यह पूछना चाह रहा साथियों। तो साथियों क्वेश्चन कई बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। मैं आपको पहले इसका आंसर बता देता हूँ साथियों। इसका आंसर है अपना क्या आ रहा है, लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू के फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, साथ में इसके साथियों आपको इसके जो अपना स्टार कनेक्शन होता है उसके बारे में और भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए IL बराबर IP मतलब कि साथियों स्टार कनेक्शन में लाइन करंट बराबर फेज करंट भी होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। साथ में साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए कि IP मतलब कि या फिर आपको बोल सकता है फेज करंट बराबर लाइन करंट, मतलब उल्टा भी दे सकता है वो तो, ठीक है, आपको घुमाने के लिए। ठीक है, और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि साथियों फेज वोल्टेज है ना, फेज वोल्टेज बराबर क्या होता है, VL अपान के √3 होता है। ठीक है, किसमें, स्टार में। ठीक है, फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज अपान के √3 होता है। लेकिन अभी उसने आपको क्या पूछा है, लाइन वोल्टेज पूछा है, तो इसीलिए आपका जो अभी आंसर आ जाएगा √3 इंटू के फेज वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है साथियों, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, साथ में और एक कनेक्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं साथियों। उसमें क्या होता है साथियों, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें होता है साथियों VL मतलब कि लाइन वोल्टेज बराबर VPH मतलब कि फेज वोल्टेज। जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है, जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें लाइन करंट बराबर फेज करंट होती है। साथियों याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसमें और एक चीज होता है वो भी मैं आपको बताने देना चाहूंगा। ठीक है, उसमें साथियों देखिए क्या होता है, इसमें IPH मतलब कि फेज करंट इक्वल टू IL मतलब कि लाइन करंट अपान के √3 होता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ में और इसके साथ में दोस्तों अगर आप इसका IL निकालेंगे, लाइन करंट निकालेंगे, तो क्या आएगा अपना √3 इंटू के IPH मतलब कि फेज करंट आ जाएगा। तो साथियों एग्जाम की दृष्टि से आपको यह सब चीजें याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे होंगे, अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर होता है वो किस पे निर्भर करता है। तो साथियों अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर होता है या फिर जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उन सबका क्या होता है, वो ऑन लोड मतलब कि लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। साथियों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो अपना पावर होता है P बराबर क्या होता है साथियों, V का स्क्वायर अपान के R होता है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। ये एक फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला चलिए अब आया है तो बताइए, तो P बराबर VI भी होता है। तो तब P बराबर क्या होता है दोस्तों, I का स्क्वायर इंटू के R। ठीक है, ये तीनों फार्मूले आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए हमें अभी R पूछा है, तो यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला ये सूटेबल होगा। ठीक है, तो इसको चलिए हम यहाँ लगा देते हैं। तो मैंने बताया था आपको P बराबर V का स्क्वायर अपॉन के R बताया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे V कितना दिया हुआ है साथियों, 200 वोल्ट दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है, तो V इसमें आ जाएगा। देखिए 200 दिया हुआ है ना, 200 इंटू के 200 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, P कितना आ जाएगा इसमें साथियों, 100 आ जाएगा है ना। जब R को हम इस बाहर निकाल देंगे तब है ना, उस कंडीशन में P को यहाँ रख देंगे ना। देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4 मतलब ये 4 और ये 0 0 मतलब इसका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा साथियों कितना आ जाएगा, 400 ओम आ जाएगा, क्योंकि जो अपना रेजिस्टेंस होता है उसकी इकाई ओम होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है साथियों, एक उपकरण कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध है जिसका, ठीक है, उसमें हो रहा है उसमें 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है,
तो उसके मान में कितनी ओम का प्रतिरोध लगाए, मतलब श्रेणी क्रम में, कि वह 3 एम्पीयर की करंट ले। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना साथियों, टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितना लग जाएगा, मतलब है ना। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो जैसे कि आप सबको पता है इसमें वोल्टेज भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस टोटल निकालना है। आधा रेजिस्टेंस में दिया हुआ है, आधा मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है 10 रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके श्रेणी क्रम में हमें जोड़ना। ठीक है, तो देखिए आई बराबर क्या होता है दोस्तों, वी का स्क्वायर अपॉन के आर होता है। ठीक है, हमें आर फाइंड करना है अभी। ठीक है, तो आई तो आप सबको पता है इसमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, 3, तो बराबर क्या हो जाएगा, वी कितना दिया 240 दिया है। ठीक है, और आर कितना अभी दिया नहीं है इसमें। ठीक है, तो आर कितना, आर का आ ही रहेगा यहाँ पे। तो देखिए आर को हम इधर खींच देते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस टाइप से बन जाएगा आपका फॉर्मूला। आर बराबर क्या हो जाएगा, वी कितना है 240 और 1 की 3 आ जाएगा ना, तो 3 का इसमें भाग दे दीजिए आप। 3 8 कितना होता है, 24 होता है ना, तो ये 0 मतलब कि ये 80 आ जाएगा। 80 मतलब ये अभी क्या निकला साथियों, क्वेश्चन क्या पहले पढ़ लीजिए कि एक उपकरण का प्रतिरोध 10 ओम है, किस मान का प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में लगाए कि 240 वोल्ट पर यह 3 एम्पीयर करंट ले। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पहले से ऑलरेडी 10 ओम का दिया हुआ है, हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, जो 80 आया था ना, तो इस 10 में क्या करेंगे दोस्तों, 70 ही जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अपने को टोटल तो 80 निकालना है ना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा इसका आंसर आ जाएगा 70 ओम का रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, तब जाके अपने जो करंट है 3 एम्पीयर लेगा वो, है ना। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ्यूज को सदैव किस में लगाना चाहिए। तो जो अपना फ्यूज वायर होता है सदैव आपको पता है कि वो फेज तार, लाइव तार के श्रेणी क्रम में लगा होता है। ठीक है, क्वेश्चन पता ही, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगर एक वैद्युत परिपथ कहीं से खुला है तो जो मेजर है साथियों क्या दर्शाएगा, वह इन्फिनिटिव दर्शाएगा, मतलब कि अनंत दर्शाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 12 SWG और 32 FWG तार में कौन सा तार पतला है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा SWG, पहली बात तो होता क्या, इसके बारे में भी बताना चाहिए। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, इसकी परास होती साथियों, मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका डायमीटर 0 से 36। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा चलता है, मतलब कि जैसे जैसे ये 0 से 1 2 3 4 36 तक जाएगा, तो जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी वैसे उसका जो डायमीटर साथियों, डायमीटर मतलब व्यास है, वो क्या होगा, कम होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो अपना 0 का है ना, उसका सबसे अधिक व्यास होगा, लेकिन जो 36 है ना, उसका सबसे कम व्यास होगा, मतलब कि सबसे पतला होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है अपना, कि 12 SWG और 32 FWG तार में कौन सा तार सबसे पतला होगा। तो साथियों स्वाभाविक सी बात है, मैंने आपको बताया जो 32 SWG का वायर होगा ना, वह सबसे पतला होगा। सबसे पतला मतलब ये 12 SWG वायर से पतला होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर जो देखिए क्या आ जाएगा, 32 SWG जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कि एक ट्रांसफार्मर में कोर के समीप वाली वाइंडिंग को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा साथियों, जो ट्रांसफार्मर रहता है उसमें अंदर में क्या होती है, कोर रहती है, क्योंकि कोर जो होती है ना, उसी के ऊपर में तो जो वाइंडिंग्स होती है ना, उसी के ऊपर में तो डाली जाती है। कोर क्या करती है, उसको आधार प्रदान करती है, किसको, वाइंडिंग को। और जो अपनी कोर होती है साथियों, यह अपने CRGO मतलब कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इसको बोलते हैं, या फिर सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, तथा इसमें क्या होता है साथियों, सिलिकॉन की जो मात्रा मिलाई जाती है वो 3.8 से लेके 4% तक मिलाई जाती है। तथा क्यों मिलाई जाती है साथियों इसमें सिलिकॉन की मात्रा, ताकि हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस हो, या फिर जो BH लूप होता है, जो BH कर्व होता है, जो BH आप सबको पता होगा, देखे होगे, पढ़े भी होगे, तो वो जो BH लूप होता है, जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है, ताकि वह कम हो सके, है ना। इसलिए इसमें क्या करते हैं, उसको हम सिलिकॉन की मात्रा बनाते हैं। तथा जो अपनी कोर होती है साथियों, अब इसमें कोर बोल दिया है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जो कोर होती है वो पतली पतली पत्तियों के भांति होती है, मतलब कि पतली पतली पत्तियों की भांति बना के उसको वहाँ पे क्या किया जाता है, रखा जाता है, किसमें, ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर में। ठीक है, तथा वो मतलब एक साथ चिपकी हुई होती है, तो वार्निश उस पर लगाया जाता है, ताकि जो उसका एडी करंट लॉस हो साथियों, तथा एडी करंट लॉस जो होता है वो कम होता है, क्या करने से, वार्निश करने से, तथा पतली पतली पत्तियों की भांति बनाने से। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि हम इसको लेमिनेटेड क्यों करते, तो ताकि हमारा जो
एडी करंट लॉस हो वह कम हो। ठीक है, तो क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रांसफार्मर में कोर के समीप वाली जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? LV होती है। LV मतलब होता है लो वोल्टेज या फिर LT बोल सकते हैं, लो टेंशन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कम वोल्टेज वाली। तथा उसके ऊपर में कौन सी होती है? HV। HV मतलब होता है हाई वोल्टेज या फिर HT बोल सकते हैं, हाई टेंशन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको अगर सर साथियों इसका जो ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, क्या बनता है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए ट्रांसफार्मर के, उसके बारे में पूरा अंदर का बाहर का कैसा दिखता है, वाइंडिंग कैसे बनती है, ये सब पूरा मैं इसको डाल के रख चुका हूँ। ठीक है, आपको अगर इच्छा हो तो कृपया आप मेरे विजिट करिए, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विद्युत आघात का परिणाम किस कारक पर निर्भर करता है? जो विद्युत का आघात बोल रहा है ये किस परिणाम पे निर्भर करता है? तो दोस्तों वह क्या करता है, देखिए इसका आंसर आ रहा है अपना, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, विद्युत आघात का परिणाम किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये करंट पे भी करता है, करंट के मान पे भी करता है, विद्युत आघात के समय पर भी करता है, इसलिए उपरोक्त सभी कारकों पर यह मतलब कि लागू होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, देखिए चाह रहा है चुंबकीय फ्लक्स को किस से भाग करके फ्लक्स घनत्व प्राप्त किया जाता है? कुल मिला के दोस्तों ये आपको पूछना चाह रहा है, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है ना, उसकी इकाई क्या होती है? उसमें आप देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, जो अपना चुंबकीय घनत्व होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, उसको कैसे B से दर्शाते हैं, जिसकी इकाई क्या होती है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम टेस्ला भी बोलते हैं। ठीक है, अब वेबर को आपको पता है फाई, मतलब चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। उसकी इकाई क्या होती है? वेबर। मीटर स्क्वायर क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है चुंबकीय फ्लक्स को किस से भाग करके फ्लक्स घनत्व प्राप्त किया जाता है? तो क्या करेंगे हम? एरिया मतलब कि कटाक्ष क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल या फिर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से भाग देके करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखिए साथियों, जब गति प्रेरित EMF को DC के रूप में प्राप्त करना हो तो शाफ्ट पे क्या लगाते हैं? साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि हमें क्या करना है? DC को प्राप्त करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम कम्यूटेटर लगा देंगे, क्योंकि पता है आपको साथियों कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है या फिर यांत्रिक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, ये जो आर्मेचर में उत्पन्न हुआ AC विद्युत वाहक बल, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो आर्मेचर होता है साथियों उसमें जो फ्लक्स कटता है वो हमेशा AC ही होता है। ठीक है, उसको हम आउटपुट में लेते हैं किससे? कम्यूटेटर, मतलब कम्यूटेटर लगा होता है, वो क्या करता है? वो AC को DC में हमें प्रदान करता है। ठीक है ना, जो क्या करते हैं कम्यूटेटर के बाद में क्या लगा होता है? ब्रश लगा होता है, जिससे हम जो विद्युत धारा होती है उसको कलेक्ट करके बाहर आउटपुट में प्रदान करता है। तो वो क्या करेगा? मतलब DC में देता है, कौन? कम्यूटेटर। ठीक है, और देखिए इसमें 2-3 ऑप्शन यहाँ दिए हुए, क्या दिया हुआ है? एक देखिए, एक स्लिप रिंग होता है, स्लिप रिंग के माध्यम से क्या करते हैं? AC आउटपुट में लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन पोलों में बीच रखे छोटे आकार के पोलों को क्या कहा जाता है? साथियों मैं कई बार बता चुका हूँ आपको इसी सीरीज में कि जो मेन पोल होते हैं उनके मिड में, बीच में और छोटे छोटे पोल लगाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरपोल लगाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट का कितने गुना होता है? तो थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको बताया था कि जब स्टार कनेक्शन आए साथियों, तो उस स्टार कनेक्शन जब आएगा ना, स्टार कनेक्शन, तो ये देखिए ऐसा कुछ बनता है स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसमें क्या होता है? IL बराबर लाइन करंट बराबर IP, मतलब कि फेज करंट। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लाइन करंट और फेज करंट, ये क्या होती है? दोनों बराबर होती है। तो आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों? बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 पोल 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट 10 HP मोटर की सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करना है। तो साथियों आप सबको पता होना कि चाहिए कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है उसका एक फार्मूला होता है, NS बराबर क्या होता है? 120 F/P होता है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे देखिए 4 पोल दिया है, 50 हर्ट्ज दिया, अपना तो काम इतने में भी चल जाता है, बाकी इन्होंने 400 वोल्ट भी दिया है, 10 HP भी दिया है, तो इसको आपको छेड़ना नहीं है। आपको जितना लगता है उल्टा उठा लो, बाकी उसको वहीं रहने दो। ठीक है, देखिए फार्मूला लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या करते हैं? मान रख देते हैं। मान में क्या आएगा साथियों? देखिए क्या था अपना 120 था ना, इंटू कितना हो जाएगा? 50 फ्रीक्वेंसी दी और 50 और अपना पोल कितना दिया हुआ है? यहाँ पे पोल दिया हुआ है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे होगे इसमें पोल है 4। ठीक है, तो 4, तो ये देखिए 4 दिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये 15 जैसा का वैसा रख देना, ये वाला 1 0 और ये वाला 1 0 यहाँ पे दोनों को उठा के रख देना। तो इसका जो आंसर निकल के कितना आ जाएगा साथियों? आपका आंसर आ जाएगा 1500 RPM पे वो जो सिंक्रोनस मोटर होगी उसकी
स्पीड होगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। इनकैंडिसेंट लैंप का फिलामेंट किसका बना होता है? जो इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं उसका जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। अब बात साथी यहाँ पे टंगस्टन की गई, तो इसके बारे में भी इसके जो रोचक तथ्य में फैक्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो टंगस्टन होता है उसको W से प्रदर्शित करता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 74 होता है, तथा इसका जो गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमाणु का सबसे हल्का भाग कौन सा होता है? तो साथियों परमाणु का भाग कौन सा हल्का भाग होता है आप सबको पता होना चाहिए, तो वह होता है अपने इलेक्ट्रॉन सर, मतलब इलेक्ट्रॉन भैया होते हैं। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है या फिर पूछा है मतलब नाम आया, तो चलिए इसके बारे में भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इस पे जो आवेश होता है साथियों -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रोटॉन भी एक यहीं पे रखा हुआ है भैया, चलो तुमको भी आप बता ही देते हैं क्या होता है। इसमें क्या आएगा साथ ही, इसमें धनावेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए 19 कूलम है, लास्ट में सी आया। ठीक है, कूलम है ना, ये कूलम लिख चुका हूँ यहाँ पे ना। ठीक है, अब देख लेते हैं नाभिक। तो नाभिक होता है, नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है साथियों आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, तथा बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और ये देखिए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है साथियों, यह उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है। ठीक है, चलिए इनके बारे में और आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन थे साथियों, इसकी जो खोज की थी कौन ने की थी, तो सर जे थॉमसन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज कितने की थी साथियों, इसकी खोज जो अपना गोल्डस्टीन वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। तो जो न्यूट्रॉन इसकी जेम्स चैडविक इसकी खोज करता है। तो साथियों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अपना कि एक ट्यूबलाइट के स्टार्टर में कौन सी गैस भरी होती है। साथियों याद रखिएगा यह किसके बारे में पूछना चाह रहा है आपको, जो ट्यूबलाइट होता है ना उसके स्टार्टर में। चलिए आपको मैं इसका डायग्राम ही बना के बता देता हूँ किसका, ट्यूबलाइट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ तंतु होगा। ठीक है, ये काय का तंतु होगा, टंगस्टन का बना हुआ। ठीक है, ये अपना ट्यूबलाइट पता होगा आपको ना। तो देखिए ऊपर से यहाँ पे देखिए ये हमारे स्टार्टर महोदय कुछ ऐसे यहाँ पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये कुछ इसका इस टाइप से यहाँ पे सिंबल बनता है। ठीक है, उसके बाद देखना यहाँ से देखिए यहाँ पे चोक महोदय यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, और इधर से एक तार यहाँ पे आ जाएगा फेस और यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रल। जो अपनी ट्यूबलाइट है इसको अगर हम चालू करेंगे, जब भी इसमें फेस वोल्टेज देंगे तो ये चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि इसमें जो स्टार्टर महोदय लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर में कौन सी गैस भरी होती है, तो इसमें साथियों हीलियम गैस भरी हुई होती है। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि इसमें जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है ना, फ्लोरोसेंट बोलते हैं इसको, कॉम्पैक्ट CFL, एक मिनट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी, कि इसमें आर्गन और इसमें साथियों नियान गैस भरी हुई होती है। ठीक है, ये आपको पता हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है देखिए, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार विवरण मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयुक्त दो खंभों के बीच की अधिकतम दूरी रखी जाती है। तो इसके अनुसार साथियों आपको 67 मीटर रखना है, यह बोलता है इसका नियम। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से देखते क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना 1700 ओम ±5% अंकित प्रतिरोध का रंग निर्धारण क्या होगा। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। देखिए इसमें क्या बोला है, उसने क्वेश्चन बोला है, देखिए उन्होंने क्या किया, मान निकाल के दे दिया है और आपको कलर कोड पूछ रहा है। तो साथियों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उसको लिखने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसको बोलते हैं साथियों हम बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। साथियों ये 9 कलर होते हैं, इनको ये जो रो होती है साथियों 0 से स्टार्ट होती है ना, 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं इसके आपको नाम भी बताता हूँ। पहला आता है साथियों ब्लैक। ठीक है, पहले को बोलते हैं ब्लैक, सेकंड ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब साथियों इसके बाद में और 3 कलर आते हैं। पहला आता है एक अपना पहला आता है दोस्तों इसमें पहला आता है ए यू, मतलब होता है सोना, मतलब कि सुनहरी, मतलब कि गोल्ड। ठीक है, इसका जो टॉलरेंस होता है साथियों कितना होता है, 5% होता है। ठीक है, और इसके बाद में आता है दोस्तों एजी मतलब होता है सिल्वर, इसका टॉलरेंस होता है ±10%। और इसके बाद में एक आता है नो कलर, जिसका जो टॉलरेंस होता है प्लस माइनस कितना होता है, 20% होता है। साथ ही एग्जाम की दृष्टि से ये सब याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन था अपना 1700 दिया हुआ है। तो देखिए पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है, इसमें 1 दिया हुआ है। तो 1 पे कौन आ रहा है साथियों, देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया, इसमें ब्लैक आता है फिर ब्राउन आता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप चुपचाप भूरा, क्या लिख दीजिएगा, भूरा लिख देना। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर पे क्या आ रहा है, देखिए वायलेट मतलब बैंगनी होता है, आपको पता है ना, तो बैंगनी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो थर्ड रो होती है मल्टीपल की होती है ना, पता है आपको, तो वहाँ पे देखिए 2 0 मतलब कि जो 10 है ना उस पर 2 की घात होगी ना, आपको पता है, तो वो क्या है, रेड है। यहाँ पे देखिए 2 की घात होगी ना, तो रेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। उसके बाद में देखिए प्लस माइनस कितना, 5%। तो मैंने आपको अभी बताया जो AU होता है, जो सोना होता है, उसका जो होता है सुनहरी, है ना। तो इसका जो आंसर है साथियों क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसका आंसर है अपना भूरा, बैंगनी, लाल, सुनहरी, यही निकला था अपना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस टाइप से आप इसको एग्जाम हॉल में भी बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या बोलना चाह रहा है। जिस विभवांतर पर आयनीकरण की गति बढ़ जाती है वह कहलाती है, तो वह कहलाती साथियों क्रांतिक खतरनाक वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। गीजर में कौन सा उष्मारोधी पदार्थ प्रयोग किया जाता है। साथियों इन्होंने हमें क्या पूछा, उष्मारोधी पदार्थ पूछा है, न कि उष्मा का जो चालक होता है वो नहीं पूछा, उष्मारोधी पदार्थ पूछा है। ठीक है, देखिए तो कौन सा होता है साथियों, तो वह होता है अपना ग्लास उल्फ, मतलब जो होता है ना ग्लास उल्फ, आपने देखा होगा जो अपने गीजर होते उनके जो उसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, आपको दिखा होगा कपास टाइप हल्का सा दिखता है ना, ये इस कलर में रहता है, हल्का इस टाइप में रहता है ना, तो देखा होगा आपने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ग्लास वूल बोलते हैं हम, मतलब इसको ग्लास वूल बोला जाता है। ठीक है, तथा आपको यह भी पता होना चाहिए, अब इन्होंने किसका नाम लिया है साथियों, यहाँ पे गीजर का नाम लिया। तो गीजर का जो एलिमेंट बना होता है वह साथियों नाइक्रोम धातु का बना होता है, जिसमें अब नाइक्रोम तो बोल दिया मैंने, किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम। ठीक है, तो आपको वह भी पता होना चाहिए कि जो नाइक्रोम धातु होती है किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। दोस्तों वो 80% Ni मतलब कि निकल, तथा 20% क्या होता है Cr मतलब कि क्रोमियम। तो इनके मिश्रण से क्या होता है, अपना जो नाइक्रोम का जो तार होता है वो तैयार होता है, जिसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट गीजर बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्रिल मशीन में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। साथियों ये DC सीरीज मोटर होती है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं मतलब इसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। अब ये यूनिवर्सल मोटर, इसकी एक खासियत है दोस्तों, ये क्या होती है अपनी AC तथा DC दोनों सप्लाई पे वर्क कर सकती है, करती है ना, जो है ना। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर, इसको सर्वो मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकेंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, तो वह क्या कहलाती, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति मतलब कि फ्रिक्वेंसी, जिसकी इकाई क्या होती है साथियों, हर्ट्ज होती है। तथा भारत की जो फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, तथा उसका जो टॉलरेंस होता है ±3% होता है, 3%। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेड शीट वायरिंग किस वोल्टेज तक कार्य करते हैं, मतलब जो लेड शीट वायरिंग होती है उसकी कैपेसिटी कहाँ तक होती है, वायरिंग की जो वोल्टेज की। ठीक है, तो वह होती है 250 वोल्ट तक होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC मोटर में प्रयुक्त 2 पॉइंट स्टार्टर में किस मोटर को चलाया जाता है। साथियों आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी चलो क्वेश्चन आया एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या बोला उन्होंने, पहले 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ कौन सी मोटर चलाने के लिए किया जाता है। देखिए DC मोटर में साथियों 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं, जिसको पहला बोलते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा बोलते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर और चौथा बोलते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर।
2 पॉइंट स्टार्टर में जो अपनी सीरीज मोटर होती है उसको चलाया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर में जो अपनी शंट मोटर होती है, जो नियत गति की स्पीड मोटर होती है उसको चलाया जाता है, तथा जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उससे जो अपनी कंपाउंड मोटर होती है, कंपाउंड मोटर को चलाया जाता है। ठीक है, तो साथियों आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी टाइप की रोज़ की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यार, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए।